लाइमस्टोन, साइनस्टोन नहीं, लाइमस्टोन या चूना पत्थर। हाँ जी। तो लास्ट में इंडिविजुअल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया है कोपेन। इसके बाद में नेक्स्ट लिखिएगा नेक्स्ट है त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण बे पॉइंट। त्रिवार्थास क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। स्टार्टिंग में जो बेसिक लाइंस हैं कोपेन में जैसा लिखा था, कोपेन के अकॉर्डिंग कितने भाग थे? 4। त्रिवार्था में भी एज इट इज यूज करना है। उसमें जो बेस थे वो कई थे, जैसे वेजिटेशन था, टेम्परेचर था एंड रेनफॉल था। इसमें 4 भागों को बांटने का जो मेन बेस है वो केवल रेनफॉल या वर्षा है। तो नेक्स्ट लिखिएगा त्रिवार्थास क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। इसमें लिखो त्रिवार्था के अनुसार, अकॉर्डिंग टू त्रिवार्था, according to Trivartha, the climate of Rajasthan is divided into 4 parts। जैसे कोपेन में लिखा था एज इट इज, सिर्फ नाम चेंज है, नाम त्रिवार्था है, बाकी टाइप्स उतने ही हैं 4। त्रिवार्था के अनुसार राजस्थान के जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू त्रिवार्था, द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। त्रिवार्था के अनुसार राजस्थान के जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। इस वर्गीकरण का मुख्य आधार, द मेन बेसिस ऑफ दिस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इज रेनफॉल। इस वर्गीकरण का मुख्य आधार वर्षा है। जैसे कोपेन वाले में वनस्पति, तापमान और वर्षा सब थे, इसमें मेनली रेनफॉल। द मेन बेसिस ऑफ दिस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इज रेनफॉल। इस वर्गीकरण का मुख्य आधार वर्षा। तो एक तो फैक्ट को अंडरलाइन कर दीजिए 4, और एक बेस क्या उसको अंडरलाइन कर दीजिए रेनफॉल। अब त्रिवार्था में अच्छी बात यह है, अच्छी कहें चाहे बुरी कहें, कि कोपेन अगर समझ में आ गया तो त्रिवार्था कंप्लीट समझ में आ गया, और कोपेन अगर ऊपर से निकल गया तो त्रिवार्था भी ऐसे ही जाएगा। तो इसलिए अच्छी बात यह है कि कोपेन समझ में आ गया तो ये आ गया है, और कोपेन अगर समझ में नहीं आया तो ये भी नहीं आएगा। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था, उस कोपेन वाले जलवायु वर्गीकरण में शब्दावली या जो वर्ड्स थे वो किस तरीके से थे? ए से था, 2 बी से थे और 1 सी। बी वाले थे बी डब्ल्यू और बी एस। जहाँ हाई टेम्परेचर था वो बी डब्ल्यू एच और बी एस एच। बाकी ये विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, एंड इक्वल टू गंगेटिक प्लेन, गंगा मैदान जैसा। कोपेन के जो 4 क्लाइमेट जोन थे, थानथवेट ने भी, सॉरी त्रिवार्था ने भी एज इट इज वही लिए, चारों के चारों। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन किया था, हालांकि ए वाले में नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रखा इन्होंने। ए डब्ल्यू एज इट इज ए डब्ल्यू, एरिया वही है, क्लाइमेट का मीनिंग वही है, वनस्पति वही है, कोई भी चेंज नहीं। अब बताइए सामान्य
वर्गीकरण जो मैंने 5 क्लाइमेट जोन बताए थे स्टार्टिंग में आपको, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र, उसमें ये वाला किस में आएगा? लगभग अति आर्द्र में। वर्षा की मात्रा 80 से 100 या 120, सिर्फ उसी में ही 40 का स्केल था, बाकी सब में 20-20 का गैप था। तो 80 से और 120 का एवरेज कितना होता है वो यहाँ लिख दो, चाहे पूरा लिख दो 80 से 120, या एवरेज लिख दो 100 सेंटीमीटर। फिर है कोपेन का BW HW, जिसमें इन्होंने आगे वाले AW को तो नो चेंज, यानी एज इट इज वैसा का वैसा ही, दोनों का सेम ही। बाकी आगे वाले जितने भी क्लाइमेट जोन कोपेन वाले हैं उनके सबके लास्ट वाले लेटर इन्होंने हटा दिए। यहाँ W, इसमें W, इसमें G, ये सब हटा दिए लास्ट। तो इन्होंने एरी डेजर्ट को क्या बोला? एरी डेजर्ट को इन्होंने कहा BWH। अब यहाँ आगे वाला W इन्होंने क्यों हटाया? तो आगे वाले W का मीनिंग होता है विंटर ड्राई, ये सर्दियाँ सूखी हैं, जबकि BW बता रहा है कि ये तो हर समय ही सूखा है। यहाँ वर्षा की मात्रा स्टार्टिंग में ही बता दी गई है, BW और BS रेनफॉल की मात्रा ही बता रहे होते हैं, तो इसका मीनिंग यहाँ W लगाने का कोई सेंस ही नहीं है। यहाँ वर्षा ऑलरेडी बताई जा रही है BW से और BS से, यानी एरिड और सेमी एरिड से रेनफॉल का पता लग रहा है। तो इन्होंने कहा कि इसको W लगाने का कोई सेंस ही नहीं है, तो इन्होंने W को नहीं बताया। एरिया एज इट इज वैसा ही है जैसा कोपेन का था, वनस्पति भी वही है, जिले भी वही है, सेम है, सिर्फ साइन का जो साइन है वो अलग रहेगा, मीनिंग भी उसका वही है। इसको भी हम एरिड, इसका मीनिंग होता है एरिड डेजर्ट, तो इस क्लाइमेट का मीनिंग भी इसमें कोपेन ने जो बताया था एग्जैक्ट वैसा ही है। तो इसका मीनिंग है चेंज सिर्फ साइन में W यूज नहीं हो रहा, बाकी जलवायु को वैसा का वैसा ही बोला जाएगा। अब मरुस्थल में वर्षा कितनी होती है? शुष्क में 0 से 20 का एवरेज, 0 से 20 लिख दो, चाहे एवरेज लिख दो 10 सेंटीमीटर। ये BSSW, तो इसमें भी वर्षा की मात्रा ये सेमेरिड कि सेमेरिड डेजर्ट टाइप क्लाइमेट या स्टेपी टाइप क्लाइमेट, तो इसको इन्होंने BSH, इसमें भी W नहीं लगाया। BSS 20 से 40, एवरेज 30 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने यहाँ से G हटाया, इन्होंने बताया कि C प्रकार की जो जलवायु होती है वो मैदानों में होती है, तो उन्होंने कहा जब C ये बता रहा है कि मैदानों में होती है जलवायु, तो G लगाने की आवश्यकता क्या है कि लाइक या अकॉर्डिंग टू गंगेटिक प्लेन, गंगा मैदान जैसा या उसके अनुसार, या गोदावरी मैदान जैसा या ब्रह्मपुत्र। तो उन्होंने कहा कि दूसरे नदियों से तुलना क्यों करनी जब भी ऑलरेडी मैदानों के लिए यूज किया है, तो अंडरस्टूड है मैदान जैसा ही है, तो इसमें गंगेटिक प्लेन, गोदावरी प्लेन, कृष्णा प्लेन, नदियों के नाम क्यों यूज करें? तो उन्होंने J को हटा के यहाँ लास्ट में इन्होंने एक नया लेटर लगाया था CW, इससे पहले एक स्मॉल a लेटर। इसका मीनिंग ये होता है कि वो एरिया जो समर सीजन में हाई टेम्परेचर वाले होते हैं, यानी गर्मी में उच्च तापमान वाले होते हैं, समर में हाई टेम्परेचर वाले होते हैं, वहां पे एयर प्रेशर कम होता है, और एयर प्रेशर कम होने के कारण वहां मानसून आता है, और मानसून आने के कारण इनमें वनस्पति कैसी होती है? मानसूनी। तो इस स्मॉल a लेटर का मीनिंग, कैपिटल A का मीनिंग तो ट्रॉपिकल होता है, उष्ण या गर्म। स्मॉल a का मीनिंग होता है हॉट समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु का उच्च तापमान। और ये कोपेन ने बहुत सारे अल्फाबेटिक लेटर्स के मीनिंग बताए थे, उसमें कैपिटल वाले जो शब्द हैं A, B, C, D और E, इनके तो मीनिंग मैंने आपको बता दिए थे। स्मॉल वाले जो लेटर्स हैं उसमें मीनिंग उन्हीं के बताए थे आपको जो अपने काम आ रहे हो, जैसे स्मॉल W, स्मॉल H, और एक और बताया था G। जबकि इनका जो वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन है उसमें स्मॉल a, स्मॉल C लेटर, F लेटर, स्मॉल H, स्मॉल M, या स्मॉल J का मीनिंग बता दिया था आपको, और T का मीनिंग, स्मॉल W, स्मॉल S, इन सब के मीनिंग बताए हुए हैं। तो B के साथ जो लगता है यहाँ पे वो लगते हैं BW और BS, ये कैपिटल लेटर लगते हैं, तो इसका मीनिंग होता है होल्ड ड्राई। S का मीनिंग होता है सेमी एरिड, यहाँ S का मीनिंग अलग है, समर ड्राई और विंटर ड्राई। T का मीनिंग होता है टुंड्रा जैसी जलवायु, ठंडी जलवायु। M का मीनिंग होता है मानसूनी टाइप। H का मीनिंग होता है हॉट क्लाइमेट। J का मीनिंग होता है गंगेटिक टाइप प्लेन, गंगा मैदान जैसा। F का मीनिंग होता है फुल ईयर रेन, साल भर वर्षा।
और ए और सी के मीनिंग इन्होंने बताए थे समर सीजन को लेकर, दोनों के दोनों, यानी ग्रीष्म ऋतु को लेकर। ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान होता है, उसके लिए ए यूज किया था। इसका मीनिंग है कि हॉट समर। और ग्रीष्म ऋतु में तापमान जब कम हो, यानी जिन एरिया में स्नोफॉल होता हो या अपर लेटीट्यूड्स उच्च अक्षांशों पे पाए जाते हैं, 0 डिग्री से डिस्टेंस पर पाए जाते हैं, तो उनमें भी सी यूज हो सकता है, स्मॉल सी। तो स्मॉल सी का मीनिंग होगा कोल्ड समर, ठंडी ग्रीष्म ऋतु। यानी गर्मियां तो हैं लेकिन किस प्रकार की हैं, ठंडी। तो गर्मियां तब तक गर्म है जब तक स्मॉल ए है, और ए सी लगते ही गर्मियां भी कैसी हो जाएंगी, ठंडी। ए सी सी लगते ही क्या हो जाएगा, गर्मियां भी ठंडी होंगी एसी लगते ही। तो इसका मीनिंग ए है तब तक हॉट समर है, सी लगते ही कोल्ड समर बोला जाएगा। तो इसका मीनिंग स्मॉल ए स्मॉल सी के जो मीनिंग है टेम्परेचर को लेके, गर्मियां गर्म है तब तो होगा स्मॉल ए, और गर्मियां जब ठंडी हैं तो स्मॉल सी। तो स्मॉल ए लेटर का मीनिंग है हॉट समर सीजन, गर्म ग्रीष्म ऋतु, और स्मॉल सी होता तो कोल्ड समर। तो अपने यहाँ समर कोल्ड नहीं होती, अपने यहाँ समर किस प्रकार की होती है, हॉट समर सीजन। तो इसका मीनिंग है, इन्होंने स्मॉल ए लेटर है उसका मीनिंग यहाँ अलग से लिखेंगे कि इसका मीनिंग हॉट समर सीजन, गर्मियां हैं वो ग्रीष्म ऋतु वाली उच्च तापमान वाली है। और ये मैदानी भागों के लिए, तो अपने को पता है कि अरावली में वर्षा होती है 40 से 60, वो यहाँ छोड़ा गया है। और मैदानी भाग 60 से 80, तो 60 to 80 का एवरेज कितना होगा, 70 सेंटीमीटर। 70 नहीं, तो इसमें एक तरफ आपको कोपेन लिखना है, कोपेन के साथ में ट्री वार्थ है। इसका मीनिंग अगर कोपेन समझ में आ गया तो ट्री वार्थ उसी के अकॉर्डिंग है लगभग। डिस्क्रिप्शन एज इट इज लिखना है ट्री वार्थ में, मतलब डिटेल में लिखो तो कोपेन नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ शब्दों को क्या यूज करना है, कोपेन के AW को एज इट इज कॉपी कर रहे हैं। तो कोपेन इनके गुरु थे, उनके शिष्य थे ट्री वार्थ, स्टूडेंट थे ट्री वार्थ। तो उनके AW को इन्होंने गुरु के रेस्पेक्ट में स्टार्टिंग वाले को नो चेंज, और आगे वाले में सब चेंज। डब्लू हटा दिया और जी हटा दिया, लास्ट में हटाते हटाते कुछ जोड़ के भी गए थे स्मॉल ए। तो फर्स्ट वाले में नो चेंज और आगे वालों में लास्ट वाले लेटर्स को हटा दीजिएगा। हाँ जी, कंप्लीट हो गया। स्टार्टिंग AW नो चेंज, आगे कोपेन वाले जो लेटर्स हैं उसमें सब में लास्ट वाला हटा के सी वाले में एक नया लेटर यूज करना है, स्मॉल ए। जहाँ स्मॉल ए का मीनिंग क्या होगा, हॉट समर सीजन या गर्म ग्रीष्म ऋतु।
जहाँ समर के टेम्परेचर एवरेज 21 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होते हैं उनको कहा जाता है हॉट समर। कोल्ड समर जहाँ 21 डिग्री से तापमान कम। बाकी सब जैसे कोपेन में मीनिंग थे वही हैं सेम। बाकी ए का मीनिंग ट्रॉपिकल है, सी का मीनिंग सब ट्रॉपिकल है, बी डब्ल्यू का मीनिंग एरिड है, बी एस का मीनिंग सेमी एरिड या स्टेपी टाइप, एच के मीनिंग वही है, एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक, डब्ल्यू के मीनिंग वही है विंटर ड्राई और विंटर ड्राई। इसमें वर्षा की मात्रा यहाँ से पता लग जाती है एरिड और सेमी एरिड, इस कारण इसमें डब्ल्यू शब्द यूज नहीं किया। तो ट्रिवार्था की ऑथेंटिसिटी ज्यादा नहीं है, प्रमाणिकता अधिक नहीं है, क्योंकि इन्होंने जितना लिखा वो कोपेन को कॉपी करते हुए लिखा है। तो इस कारण इसमें सदियों में कोई एक क्वेश्चन पूछा गया आज तक, सदियों में यानी पिछले 100 साल में बात करें तो हमें एक क्वेश्चन आया आज तक कि वर्षा पर आधारित वर्गीकरण मुख्यतः किस व्यक्ति का, यानी जिसका मेन बेस रेनफॉल हो, वो वर्गीकरण किसका था, तो वो ट्रिवार्था का। तो इसका मीनिंग वर्षा शब्द तो सब में है, लेकिन जिसमें मेन बेस ही रेनफॉल है वो कौन है, ट्रिवार्था। तो ये दोनों कंप्लीट हो गए अपने, कोपेन और ट्रिवार्था। नेक्स्ट हेडिंग स्मॉल सी लिखिएगा, थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण। ट्रिवार्था वाले में जो अभी आपको कंप्लीट करवाया है उसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। राजस्थान के माही बेसिन में हाड़ौती क्षेत्र में ट्रिवार्था के अनुसार कैसी जलवायु है, तो जैसे कोपेन के अकॉर्डिंग थी वैसे ही है, AW। तो आंसर रहेगा इसमें AW। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में एरिड डेजर्ट में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी पश्चिमी राजस्थान के शुष्क मरुस्थल में कैसी जलवायु होता है, एरिड में, शुष्क में, BWH। कोपेन होते तो BWHW। तो ट्रिवार्था के अकॉर्डिंग आंसर रहेगा BWH, और कोपेन हो तो BWHW। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग की जलवायु ट्रिवार्था के अकॉर्डिंग, तो कोपेन में CWG, तो उसमें G हटा के CAW। मीनिंग है कि जब भी ट्रिवार्था अगर आपसे पूछा जाए तो उसके अकॉर्डिंग आंसर होते हैं। लगभग ट्रिवार्था जैसे ही पूछे तो एक बार तो आप ये याद किया करो कि कोपेन को ही पूछा है कि हाड़ौती और वागड़ की जलवायु तो कोपेन ने जो बताई एज इट इज वही है। फिर राजस्थान की पश्चिम की जलवायु ट्रिवार्था के अकॉर्डिंग, तो पहले वही सोचो कोपेन ने क्या बताई थी, BWSW, तो उन्होंने भी लगभग वैसे ही बताई थी, BWH के आगे आगे W यूज नहीं किया। बाकी क्लाइमेट का मीनिंग एज इट इज वही है, सिर्फ इनके जो साइन है उन साइन में थोड़ा बहुत चेंजेस किया। तो चेंज यही था कि स्टार्टिंग वाला तो नो चेंज था, कोई चेंज नहीं था। आगे वाले जितने भी थे BWHW, BSHW, CWG, इन आगे वालों में सब में आगे वाला लेटर हटा दिया, तीनों में तीनों लेटर हटा दिए। फिर लास्ट में जाते जाते क्या जोड़ा, स्मॉल, जिसका मीनिंग है हॉट समर सीजन, गर्म ग्रीष्म ऋतु। अब व्यक्तिगत वर्गीकरण में लास्ट है थॉर्नथवेट, या आदत है उसको साइलेंट कर देते हैं कई बार, थॉर्नवेट भी लिखा हुआ था ये सिर्फ। तो थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण, थॉर्नथवेट्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो थॉर्नथवेट्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में भी स्टार्टिंग बेसिक लाइन वही है कि थॉर्नथवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। इस वर्गीकरण का मुख्य आधार एक तो वही है, इसमें टेम्परेचर, कोपेन वाला, टेम्परेचर के बाद में एवेपोरेशन या वाष्पीकरण, एंड वाष्पीकरण जितना होगा उस मात्रा में फिर क्या होगी, रेनफॉल। यानी तापमान डिपेंड करेगा कि जितना तापमान है उसके अकॉर्डिंग क्या हो, वाष्पीकरण।
और जितनी वाष्पीकरण की मात्रा होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, वर्षा। तो इसमें थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण इसमें लिखेगा। थॉर्नथवेट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू थॉर्नथवेट, द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स या 4 टाइप्स। थॉर्नथवेट के अनुसार, नाम ही चेंज करना है, बाकी एज इट इज फैक्ट वैसा ही लिखना जैसा कोपेन में ट्री वार्था में लिखा है। तो थॉर्नथवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया। तो फैक्ट को अंडरलाइन कर लीजिए 4। तो व्यक्ति में नाम चाहे कोई भी है, कोपेन हो चाहे ट्री वार्था हो चाहे थॉर्नथवेट हो, सब में सेम ही है 4। बेस थोड़े बहुत चेंज, 4 भागों में बांटा गया है। इस वर्गीकरण का मुख्य आधार, द मेन बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, द मेन बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन आर टेम्परेचर, इवेपोरेशन एंड रेनफॉल। इस वर्गीकरण का आधार तापमान, वाष्पीकरण एवं वर्षा। तो ये शब्द जो तीनों लिखे हैं इनको अंडरलाइन कर दीजिए। तो सीक्वेंस वाइज एंड टेम्परेचर, उसके बाद में इवेपोरेशन एंड रेनफॉल। पहले तापमान होगा, तापमान के अकॉर्डिंग क्या होगा, वाष्पीकरण, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होगी, वर्षा। अब इसमें थॉर्नथवेट के अकॉर्डिंग जो रेनफॉल या वर्षा से रिलेवेंट शब्दावली जो है, अल्फाबेटिक जो लेटर हैं वो कौन से हैं। तो इन्होंने जो वर्षा की मात्रा के लिए अल्फाबेटिक जो लेटर वर्षा के लिए जो शब्द यूज किए, इसमें आगे लिख भी सकते हो, वर्षा संबंधित शब्दावली। रेनफॉल रिलेटेड, रेनफॉल रिलेटेड शब्दावली का मीनिंग वोकैब। रेनफॉल रिलेवेंट या रिलेटेड वोकैब। तो इनके जो रेनफॉल रिलेवेंट वोकैब या अल्फाबेटिक जो मीनिंग्स हैं वो क्या है, रेनफॉल रिलेवेंट वोकैब ऑब्लिक अल्फाबेट, शब्दावली या अक्षर। तो अब इन्होंने जो अल्फाबेटिक जो लेटर यूज किए उसमें लिखा कैपिटल ए, बी, सी, डी और ई। और इन शब्दों को डिफाइन किया इन्होंने वर्षा की मात्रा के अकॉर्डिंग और घटते हुए क्रम में कंटिन्यूस। मीनिंग ये वाला है वो हाईएस्ट रेनफॉल को इंडिकेट करेगा, यानी वेरी ह्यूमिड। ये इंडिकेट करेगा एरिड या शुष्क को। तो ये शुष्क, अर्ध शुष्क, उपादर, आदर, अति आदर। मीनिंग है दोनों साइड से किसी एक का पता लग जाएगा तो कंप्लीट बता सकते हो आप। या तो आपको ये पता लग जाए कि ये एरिड है तो एक कंटिन्यूस बढ़ती हुई वर्षा है, या ये वेरी ह्यूमिड है तो ये कंटिन्यूस घटती हुई वर्षा है। तो इसका मीनिंग है, अब ये नहीं लेना कि सर अभी थोड़ी देर पहले कोपेन कुछ और बता रहे थे, वो कोपेन थे और ये थॉर्नथवेट है। जैसे कल आपको अपना वर्गीकरण आपको देना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग शब्दों का मीनिंग बता सकते हो कि मेरे अकॉर्डिंग ए का मीनिंग ये है। जैसे मैथ्स में माना जाता है कि माना अक्स, अक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये, तो हर क्वेश्चन में अलग अलग होती है। तो उसी तरीके से सेम इसके अंदर इनके अकॉर्डिंग मीनिंग बताए जाएंगे, कोपेन में कोपेन के अकॉर्डिंग बताए जाएंगे। तो इन्होंने ये जो सिंपल जो ए बी सी डी जो शब्द लिए हैं इनका मीनिंग इन्होंने रेनफॉल से इंडिकेट किया है और कंटिन्यूस घटती हुई वर्षा की मात्रा। तो सबसे पहले में क्या लिखा है इन्होंने, वेरी ह्यूमिड, अति आर्द्र। तो आगे वाले शब्द आप लिख दोगे इसके अकॉर्डिंग, ह्यूमिड क्लाइमेट, सब ह्यूमिड, सेमी एरिड और लास्ट में एरिड। शुष्क, अर्ध शुष्क, एवरेज से कम वर्षा है तो उपाद्र,
एवरेज है तो आर्द्र और एवरेज से ऊपर है तो अति आर्द्र। तो ये अपने सामान्य जलवायु वर्गीकरण में जो 5 मीनिंग बताए थे लगभग वैसे मीनिंग है। अभी तो सिर्फ अल्फाबेट के जो मीनिंग बताए हैं वो बता रहे हैं आपको, वर्गीकरण अभी स्टार्ट होगा इसमें। पिक्चर स्टार्ट होने से पहले आती है ना, डायरेक्टर ये था, निर्देशक ये, हीरो हीरोइन ये, वो है ये। फिर इन्होंने ये बताया कि इसमें राजस्थान में जो अधिकतम वर्षा है, थॉर्नवेट ने कहा कि वो अधिकतम वर्षा सी वाली है, सब ह्यूमिड अधिकतम वर्षा है। तो इसका मीनिंग इनके अकॉर्डिंग वागड़ और हाड़ौती है वो किस कैटेगरी में है? सी में, सब ह्यूमिड। इन्होंने ए और बी राजस्थान में नहीं माना। इन्होंने कहा कि अगर राजस्थान अति आर्द्र है तो फिर मासिन नाम और चेरापूंजी को क्या बोलेंगे? तो अगर ये 80-120 सेंटीमीटर अति आर्द्र है तो जो 200 सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर से ऊपर है उनके लिए क्या शब्दावली यूज करेंगे? महाअति आर्द्र। तो उन्होंने कहा कि अधिकतम वर्षा वाले एरिया के लिए वेरी वेरी ह्यूमिड और लगभग अधिकतम से नजदीक वालों के लिए ह्यूमिड। राजस्थान में जो वर्षा की कैटेगरी है, अधिकतम जो वर्षा राजस्थान वालों को लगती है वो उनकी सब ह्यूमिड में काउंट होती है। ए और बी कैटेगरी राजस्थान में नहीं है। मीनिंग ये है कि कोपेन जो अपने वर्गीकरण में इक्वेटर लाइन से और पोलर की तरफ जो जनरली टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बता रहे थे, ए, सी, डी और ई, एक रेनफॉल के अकॉर्डिंग भी बताया था बी। तो कोपेन ने जो शब्दावली मानी उसमें ए, बी और सी राजस्थान में मानी है, डी और ई नहीं मानी। जहां कोपेन समाप्त होते हैं, कोपेन किस पे समाप्त होते हैं? सी। ट्रिवार्था वहां से स्टार्ट होते हैं राजस्थान में। तो कोपेन कहते हैं भाई ए, बी और सी, ट्रिवार्था कहते हैं इसका आगे मैं बताऊंगा, सी, डी और ई। अब इसमें भी 3 ही लेटर आ रहे हैं। तो कोपेन के जो 3 लेटर थे ए, बी और सी, उसमें बीच में कौन था? बी था। तो उसमें बी के 2 पार्ट थे, बी डब्ल्यू और बी एस। अब इनमें सी से कोपेन समाप्त हुआ था और ये सी से स्टार्ट हो रहे हैं, सी, डी और इसमें बीच में कौन है? इसमें डी 2 होंगे, डी अगेन डी, एक सी और एक ई। तो इनका जो वर्गीकरण है वो सी, डी और ई से रिलेवेंट है राजस्थान में। इसका मीनिंग राजस्थान में इन्होंने कौन से नहीं माने? ए और बी। तो यहां जस्ट नीचे लाइन लिखेगा, थॉर्नवेट के अनुसार ए, बी प्रकार की जलवायु, ए एंड बी टाइप क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू थॉर्नवेट, ए एंड बी टाइप क्लाइमेट आर नॉट फाउंड इन राजस्थान। थॉर्नवेट के अनुसार ए एवं बी प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। इन दोनों को कवर करते हुए आगे लिख दो, आर नॉट फाउंड इन राजस्थान, राजस्थान में उपस्थित नहीं, राजस्थान में नहीं पाई जाती। अकॉर्डिंग टू थॉर्नवेट एंड बी टाइप क्लाइमेट आर नॉट फाउंड इन राजस्थान, ए एवं बी प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। इसका मीनिंग कौन सी पाई जाती है? फिर सी, डी और ई। फिर इन्होंने टेम्परेचर के लिए भी कुछ शब्दावली यूज की। तब नेक्स्ट लिखो तापमान संबंधित शब्दावली। तो टेम्परेचर रिलेटेड अल्फाबेट ऑब्लिक वोकैब, तापमान संबंधित शब्दावली, टेम्परेचर रिलेटेड वोकैबिया। जो इसमें लेटेस्ट जो इन्होंने बताए हैं वो कौन कौन से हैं? तो इन्होंने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बताया कि जो इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इसमें हाई टेम्परेचर होते हैं जिनको इन्होंने ए एपोस्ट्रोफ, इससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो बी एपोस्ट्रोफ। आपको सारे नहीं लिखने, अपने 2 ही काम आएंगे, 2 का मीनिंग ही लिखना है। फिर इसके बाद में इन्होंने कहा कि इसके ऊपर जाओगे सी एपोस्ट्रोफ,
और ऊपर जाओगे ध्रुवों की ओर, डी अपोस्ट्रोफ, डी अपोस्ट्रोफ के बाद में ई अपोस्ट्रोफ और एफ अपोस्ट्रोफ ध्रुवों के ऊपर। तो ये जो ऊपर जो कॉमा लगाए गए हैं अपोस्ट्रोफ, तो ये इनके वर्गीकरण में आते हैं और किसी में नहीं आते। तो ये ऊपर जो कॉमा लगाया हुआ है तो उससे पता लग जाएगा अपने को थॉर्नथवेट का क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ ए को इन्होंने क्या कहा कि ये उच्च तापमान वाला है। उच्च तापमान को हम क्या बोलेंगे? मेगा थर्मल, उच्च ताप। बी में कहा कि उच्च ताप से थोड़ा कम ताप है। सी में, इन तीनों में जो टेम्परेचर जहां अधिक होता है उनमें सबसे कम तापमान सी में है। जहां पे हाई टेम्परेचर होते हैं सी तक, तो उसमें सबसे कम तापमान इन तीनों में से किस में है? सी में। ये मेगा थर्मल, ये मेसोथर्मल या मेजोथर्मल और ये माइक्रोथर्मल। ये उच्च ताप, ये मध्यम ताप, ये सूक्ष्म ताप। ये उच्च ताप मेसोथर्मल है। मध्य ताप, आपने पृथ्वी के ऊपर जो 5 लेयर या 5 परतें होती हैं उनमें से एक बीच में कौन सी होती है? मेसोथर्मल या मेसोथर्मल कहा जाता है बीच वाले को। मध्य ताप, नीचे वाली जो दो होती हैं जिसमें एक में अपन रहते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट सबसे ज्यादा जिसमें रहते हैं वो है ट्रोपोस्फियर, सौरमंडल, स्ट्रेटोस्फियर। मध्य मंडल, आयन मंडल, आयनोस्फीयर या एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर के बाद में स्पेस, अंतरिक्ष है फिर। तो उन 5 में से जो बीच में होती है उसको कहते हैं मध्य। तो वैसे 3 टेम्परेचर बताए, तो 3 में एक कम है, एक में उच्च है, तो बीच वाली में मध्य। तो ये मेगा थर्मल, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल। फिर डी में माना इन्होंने इससे कम तापमान टेगा, टेगा जहां वनस्पति पाई जाती है वहां टेगा थर्मल। ई में इससे कम तापमान होता है जहां इन्होंने बताई टुंड्रा। टुंड्रा टाइप क्लाइमेट। और एफ वाले को बताया बर्फ युक्त या तुषार युक्त या पाले युक्त तापमान, जिसको कहा जाता है फ्रोस्ट। फ्रोस्ट यानी तुषार या पाला। जैसे अपने सर्दियों में आपने नाम सुने होंगे कि क्रॉप्स के लिए ओस या जो ड्यू है वो लाभदायक होती है। एक माउंटेन ड्यू आती है और ये ड्यू अलग। ओस लाभदायक होती है, जबकि फसलों के लिए फ्रोस्ट या पाले की जो स्थिति होती है, पाला या तुषार, ये नुकसानदायक होता है। तुषार जो पाले को कहते हैं, तुषार कपूर नहीं है। इसमें पाले की स्थिति तब आती है जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। गांव के अंदर आम भाषा में नहीं कहते क्या भाई पाड़ो पड़े? पाड़ा पड़ने का मीनिंग है कि टेम्परेचर बहुत कम आ गया। अब भाई उनको साइंटिफिक रीजन नहीं कि पाड़ा क्यों कहते हैं। तो पाला उसको कहते हैं, तुषार उसको कहते हैं जब टेम्परेचर माइनस के आसपास आ जाए, माइनस में चले जाए, वो होता है तुषार कंडीशन, फ्रोस्ट। और ओस की बूंदे आपकी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर शुड बी मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस, और इसमें टेम्परेचर शुड बी लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। जब 0 डिग्री से कम तापमान होंगे माइनस में, तब रहेगा फ्रोस्ट या पाला या तुषार। तुषार फसलों के लिए हमेशा नुकसानदायक होता है, क्योंकि जैसे ही ओस की बूंदे हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर या जो जल की आर्द्रता मौजूद है, जैसे माइनस में टेम्परेचर जाएगा तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं, प्लांट्स जो होते हैं अपने, या क्रॉप्स होते हैं, उनके ऊपर बर्फ जम जाती है। और ऐसा अगर 3-4 दिन कंटिन्यूस हो जाए तो पत्तियां भारी होके और प्लांट से हट जाती। तो इसका मीनिंग फसलें बर्बाद हो जाती हैं तुषार या पाले के कारण। अगर 10-15 दिन कंटिन्यूस पाले की स्थिति आ जाए तो बाद में चाहे खेत में से निकालो ही मत, उसमें से हल निकलवा दो सीधा। तो तभी कहते हैं ना भाई, पाले की स्थिति माइनस में टेम्परेचर ज्यादा टाइम तक चला जाता है, फसल खराब है फिर। जबकि ओस कई फसलों के लिए है, अपने ओस अपने फायदेमंद होती है। कुछ एक फसलें उनके लिए नुकसानदायक भी है ओस, सरसों के लिए। तो इसमें से इन्होंने टेम्परेचर के लिए राजस्थान के लिए सिर्फ 2 शब्द, क्योंकि इनका ये वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन है जिसमें सारे शब्दों के मीनिंग बताए हुए। तो पूरे तो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में ही, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो आपके है वो फिजिकल ज्योग्राफी में थॉर्नथवेट नहीं है आपके। तो इसका मीनिंग है कि वहां पे भी काम नहीं आना थॉर्नथवेट। तो ये तो कंप्लीट क्लासिफिकेशन आता है आपके फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। तो वो वाला पोर्शन आपके आरएस में सिलेबस में नहीं है, तो सारे शब्दों के मीनिंग आपको नहीं लिखने।
आपको यहाँ काम कौन से आएंगे, ए और बी अपोस्ट्रोफ, क्योंकि थोड़े से टफ शब्द हैं तो पूरे नहीं लिखे, सिर्फ ए और बी को इंडिकेट करो कि जो उच्च तापमान इक्वेटर लाइन के पास में है, वहां पे मेगा थर्मल, मेगा से थोड़ा कम तापमान है वो मेसोथर्मल, मिजोथर्मल, उच्च ताप और मध्य ताप। तो ताप के अकॉर्डिंग जो अल्फाबेट लेटर इन्होंने डिस्क्राइब किया राजस्थान के अकॉर्डिंग, उसमें दो ही लेटर लिखने हैं, ए अपोस्ट्रोफ और इसके जस्ट पास वाला बी अपोस्ट्रोफ, ए के ऊपर कॉमा और बी के ऊपर कॉमा। मीनिंग क्या है, मीनिंग इनके लिख दो। इसका एक का मीनिंग है उच्च ताप और एक का मीनिंग है इसमें मध्य ताप। इसमें है मेगा थर्मल और इसमें है मेसोथर्मल। हाँ जी, कंप्लीट हो गया। अब इनका जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, जलवायु वर्गीकरण है, उस जलवायु वर्गीकरण में जैसे कि जो ए बी सी डी बताए थे उसमें कौन से लेटर यूज किए इन्होंने, सी डी और ई। ए और बी के लिए मना कर दिया था ना इन्होंने, यहाँ यह लिखा था कि ए और बी प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं। तो जो है कौन सी, सी डी और ई, जिसमें कोपेन की तरह, कोपेन में था ए बी और सी, तो कोपेन में बीच में कौन था, बी, जिसके दो भाग थे, तो यहाँ बीच में कौन है, डी, दो पार्ट्स में होगा यहाँ, डी एंड डी, ये सी और ये ई। अब इन्होंने बताया कि राजस्थान में जितने भी क्लाइमेट जोन है ये सब लगभग उच्च तापीय हैं। उच्च ताप का मीनिंग होता है ए अपोस्ट्रोफ, कि सी में उच्च ताप, डी में उच्च ताप और ई में उच्च ताप, क्योंकि राजस्थान अपने आप में ट्रॉपिकल के नजदीक है, उष्ण के। तो इन्होंने राजस्थान के लिए जो अल्फाबेटिक लेटर सी के साथ एक बार ए अपोस्ट्रोफ, डी में भी एक बार डी ए अपोस्ट्रोफ और ई में भी एक बार ए अपोस्ट्रोफ, यानी जितने जो तीन मेन लेटर लिए थे सी डी और ई, सब में ए अपोस्ट्रोफ। लेकिन जो डी रिपीट हो रहा था उसमें ए नहीं लिया, बी भी किसी के लिए बनाया ही होगा अपन ने, तो ये इसी के लिए था। ए तो सब में है, एक बार सी में, एक बार डी में, एक बार ई में। डी जो दूसरी बार रिपीट हो रहा है वो किसको लेकर आएगा, बचे हुए बी अपोस्ट्रोफ को। फिर बताया कि जो ई वाला है, तो ई वाला कौन सा है, एरिड। एरिड वाले को इन्होंने लिखा कि ड्राई इन ऑल सीजन। स्मॉल डी का मीनिंग यहाँ आगे आएंगे, लिखेंगे अपन, ड्राई इन ऑल सीजन, प्रत्येक ऋतु में सूखा है, तो इसका मीनिंग इस कारण ये एरिड है। और बाकी हैं वो समर में तो वर्षा वाले हैं, लेकिन विंटर बाकियों में ड्राई है, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई एंड ड्राई इन ऑल सीजन। लास्ट वाला हर एक ऋतु में शुष्क है, तो हर एक ऋतु में शुष्क है, तो क्लाइमेट का मीनिंग क्या है, एरिड टाइप क्लाइमेट, शुष्क तुल्य जलवायु। और अभी थोड़ी देर पहले ए का मीनिंग बताया भी था मैंने, ए किसको इंडिकेट करेगा, एरिड। और एरिड को क्यों इंडिकेट करेगा, क्योंकि ड्राई इन ऑल सीजन, प्रत्येक ऋतु शुष्क है यहाँ पर। और बाकी जो क्लाइमेट जोन है उन सब में विंटर ड्राई है सिर्फ। तो इसका मीनिंग है कि इनमें जो अल्फाबेटिक जो लेटर जिनसे मीनिंग निकाले गए हैं सी डी और ई, जिसमें बीच वाला कोपेन में बी दो बार था और इसमें डी दो बार होगा,
तो इसमें दो डी हैं, एक सी है और एक ई है। तो ये तो पता चल गया चार लेटर कौन से आने वाले हैं, एक सी से, दो डी से और एक ई से। फिर बाद में इन्होंने लगभग उच्च तापीय माना है सबको। तो टेम्परेचर के लिए दो ही शब्द हैं, एक तो ए अपोस्ट्रोफ और एक बी अपोस्ट्रोफ। लगभग सब में एक बार ए अपोस्ट्रोफ आना है। सबका मीनिंग है एक बार सी में, एक बार डी में और एक बार ई में। तो इसमें सी में आगे ए अपोस्ट्रोफ यानी उच्च ताप, डी में एक बार ए अपोस्ट्रोफ और ई में एक बार ए अपोस्ट्रोफ। जहां डी में ए आ चुका तो दूसरे में ए नहीं आएगा, बी आएगा। विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, ड्राई इन ऑल सीजन, सभी ऋतुएं लगभग शुष्क होना। तो ऋतुएं शुष्क हैं तो क्लाइमेट कैसी रहेगी, शुष्क। डी का मीनिंग रहेगा अर्थ शुष्क, सी का मीनिंग रहेगा उपादर, इसका मीनिंग है एरिड, इसका मीनिंग है सेमी एरिड, इसका मीनिंग है सब ह्यूमिड उपादर। ये जो बीच में है इसमें दोनों क्लाइमेट बोलनी है, एरिड सेमेरिड टाइप क्लाइमेट, शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु। ए का मीनिंग एरिड होता है, डी का मीनिंग सेमेरिड, सी का मीनिंग सब ह्यूमिड। तो इसका मीनिंग शुष्क, अर्ध शुष्क, उपादर। और ये शुष्क और अर्ध शुष्क के बीच में इनमें दोनों मिला के बोलनी है एरिड सेमेरिड टाइप क्लाइमेट, शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु। एंड नहीं लगाना है क्योंकि वो एक ही क्लाइमेट को डिफाइन करना है। एंड का मीनिंग तो होता है कि दो क्लाइमेट। तो इसमें बोलना है कि एरिड सेमेरिड टाइप क्लाइमेट, शुष्क अर्ध शुष्क तुल्य जलवायु। यानी कुछ जगह वर्षा कम है और कुछ जगह थोड़ी सी अधिक है, उसको सेमेरिड बोल दिया गया। तो ये हम मैप में जब इंडिकेट करेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो अल्फाबेट लेटर लिए गए हैं वो किस तरीके से लिए गए हैं समझ में आ गया। एक तो कुछ वर्षा से इंडिकेट किए हैं, कुछ टेम्परेचर से। और जो वर्षा की मात्रा होती है वो इनडायरेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है, इवेपोरेशन रेट के ऊपर। वाष्पीकरण उतना ही अधिक होता है जितना टेम्परेचर अधिक होता है। तो इसका इनके टेम्परेचर वाली जो शब्दावली है उसको भी अपन ने डिफाइन किया है यहाँ से। फिर इसके अकॉर्डिंग जो चार लेटर हैं वो कौन से हैं तो ये लिखेगा। तो इनका जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है वो सी, डी और ई, जिसमें डी के दो पार्ट रहेंगे, सी, दो डी और ई। और एक बार सभी लेटर्स में ए अपोस्ट्रोफ सब में लगाना है, एक बार सी में, एक बार डी में, एक बार ई में। जो डी सेकंड रिपीट हो रहा है उसमें ए नहीं यूज करना, उसमें बी अपोस्ट्रोफ यूज करना है। तो एक तो ये ध्यान रखना अल्फाबेट लेटर कौन कौन से यूज किए हैं, सी, डी और ई। फिर टेम्परेचर के लिए मोस्टली क्या यूज हुआ है, ए अपोस्ट्रोफ। सी में ए अपोस्ट्रोफ, एक बार डी में ए अपोस्ट्रोफ, एक बार ई में ए अपोस्ट्रोफ। डी जो सेकंड टाइम रिपीट है उसमें ए की जगह क्या यूज करना है, बी अपोस्ट्रोफ। फिर स्टार्टिंग से लास्ट वाले को छोड़ के, ई वाले को छोड़ के बाकी सब में लास्ट में विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई। और लास्ट वाला है ड्राई इन ऑल सीजन, किसी भी ऋतु में वर्षा का नहीं होना, या प्रत्येक ऋतु में अल्प वर्षा का होना, स्कैंटी रेनफॉल इन ऑल सीजन। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अभी इसको डायग्राम में अपन, डायग्राम में अगर इन लेटर्स को अपन इनपुट करें तो ये अधिकतम वर्षा वाला है उपादर। ये राजस्थान में कहाँ पे रहेगा, वागड़ और हाड़ौती। फिर है बचे हुए पश्चिमी राजस्थान में रहेगा ये। फिर बचे हुए राजस्थान में ये दोनों रहेंगे। तो इसमें मैप जैसे बनेगा उस मैप के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। सी कौन से में रखें इसमें, इनके अकॉर्डिंग ए, बी, सी, डी और ई, ये वर्षा की घटती हुई मात्रा के अकॉर्डिंग है। ये शुष्क है, ए को कहाँ रखें, इस साइड में, ए और बी आएगा क्या इसमें। सी को कहाँ पे रखें, हाड़ौती और वागड़ इस एरिया में, ये सी। ई साइड में आ गया कम वर्षा वाला, तो बचे हुए में दो में क्या आएगा, डी। तो इस साइड में डी है,
इस साइड में डी। अब आप ये बताइए कि जो 0 डिग्री है, यानी जो इक्वेटर लाइन है, उस 0 डिग्री के राजस्थान का सदर्न पार्ट है वो नजदीक होता है भूमध्य रेखा के। हालांकि वैसे तो खूब डिस्टेंस पे है, लेकिन 0 डिग्री के नजदीक का राजस्थान का सदर्न पार्ट, और राजस्थान का नदर्न पार्ट है इससे डिस्टेंस पे है। तो ए अपोस्ट्रोफ किस किस में लगना चाहिए? सी में, एक बार डी में, और एक बार ई में। तो कौन कौन से में ए अपोस्ट्रोफ लगेगा, समझ में आ रहा है? जो इक्वेटर लाइन के नजदीक है, भूमध्य रेखा के नजदीक है। तो इसमें सी के आगे ए अपोस्ट्रोफ यानी उच्च ताप मेगा थर्मल, डी के आगे ए अपोस्ट्रोफ, और ई के आगे ए अपोस्ट्रोफ। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से अपन जा रहे हैं ऊपर की ओर, हिमालय की ओर, तो उस ओर टेम्परेचर क्या होंगे? कम होंगे। अपने विंटर में सबसे कम तापमान होते हैं चूरू सीकर के आसपास, फतेहपुर और चूरू के आसपास। कारण एक तो जो विंड फ्लो होता है, जो कोल्ड वेव्स आती हैं, शीत लहरें, उनके इफेक्ट में आता है राजस्थान का उत्तरी भाग। तो वो हिमालय के नजदीक होने के कारण और इक्वेटर लाइन से डिस्टेंस पे होने के कारण वहां के टेम्परेचर कम मिलेंगे। तो उच्च तापमान वाले हैं वो तो ए अपोस्ट्रोफ, और थोड़े कम तापमान या मध्यम तापमान वाले हैं वो बी अपोस्ट्रोफ। तो इसमें ऊपर वाले में क्या यूज करना है? बी अपोस्ट्रोफ। बी अपोस्ट्रोफ का मीनिंग ध्यान है तो ठीक है, नहीं है तो बी का मीनिंग यहाँ बीकानेरी मान लो एक बार के लिए। इस बी में रहेगा पूरा बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग का मीनिंग है बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। अब इधर वाला जो पश्चिमी राजस्थान वाला है, ये आपको पता है कि ये ड्राई इन ऑल सीजन, प्रत्येक ऋतु सूखी है ये, लेकिन इनमें वर्षा होती है मॉनसून में। लेकिन यहाँ विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, स्मॉल डब्ल्यू इन तीनों में यूज करना है। विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, एंड ड्राई इन ऑल सीजन। तो यहाँ थोड़ा सा अलग लेटर यूज हो रहा है, स्मॉल डी, तो स्मॉल डी को अंडरलाइन कर लेना। अब मीनिंग इसमें जो कैपिटल लेटर हैं स्टार्टिंग वाले सी, डी और ई, सब ये मीनिंग बताए हुए आपको। इसका मीनिंग एरिड होता है, इसका मीनिंग सेमी एरिड होता है, इसका मीनिंग सब ह्यूमिड होता है। इनके साथ ए अपोस्ट्रोफ और बी अपोस्ट्रोफ यूज हुए हैं, इनके मीनिंग बताए हुए आपको। ए अपोस्ट्रोफ है मेगा थर्मल और बी का मीनिंग है मेसो या मेजोथर्मल। मीनिंग है स्मॉल डब्ल्यू और डी के मीनिंग नहीं पता, तो स्मॉल डब्ल्यू वही है जो कोपेन में विंटर ड्राई, शीत ऋतु का शुष्क होना, और स्मॉल डी का मीनिंग है ड्राई इन ऑल सीजन, किसी भी ऋतु में वर्षा का नहीं होना, या स्केर्स सिटी ऑफ रेनफॉल, यानी स्केर्स सिटी ऑफ रेनफॉल इन ऑल सीजन, प्रत्येक ऋतु में वर्षा का कम होना या अल्प होना। तो इन दो शब्दों के मीनिंग यानी स्मॉल डब्ल्यू और डी के मीनिंग अपन वापस अलग से लिख देंगे। बाकी सी और ए के मीनिंग अभी आपको बताए थे। ये डायग्राम बनाइए। ये भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है, इसके नजदीक टेम्परेचर होते हैं ए अपोस्ट्रोफ वाले। इसका इन सब में अपन ने ए और ए लगाया। जो डिस्टेंस पे चला गया ऊपर वाला, उसमें बी लगाया फिर। जब इस क्लासिफिकेशन को समझ के पढ़ोगे लंबे टाइम तक याद रहेंगे, अदरवाइज रटने के अलावा कोई उपाय नहीं है इनको। इस एडब्ल्यू में लगभग जिले वही हैं, वागड़ और हाड़ौती। इस साइड में जिले रहेंगे एक तो जैसलमेर, एक बाड़मेर, वेस्टर्न जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर, और इस साइड में जो बीकानेर है, उस बीकानेर का कुछ भाग होता है जो इसमें आता है साउथ वेस्ट बीकानेर। बाकी मेन अकेला बीकानेर बोला जाए तो उसी में माना जाएगा। लेकिन अगर बीकानेर बोला गया जैसलमेर, बाड़मेर और दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर, दक्षिणी सदर्न वेस्टर्न बीकानेर का मीनिंग है जो जैसलमेर के टच में। तो इसका मीनिंग एक तो इसमें रहेगा जैसलमेर, एक बाड़मेर, एक साउथ वेस्ट बीकानेर, एंड वेस्टर्न जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर किस में रहेगा? ई वाले में, एरिड क्लाइमेट में। बी वाले में, ऊपर वाले में पूरा बीकानेर संभाग है, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। इसका मीनिंग बीकानेर डिसाइड होगा किसके साथ है, चूरू के साथ, गंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ है, तो बी वाला आंसर रहेगा।
और अगर ये बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और वेस्टर्न जोधपुर के साथ है तो एरिड ई वाले में आंसर रहेगा फिर ये। फिर इधर वाला और इधर वाले जिले याद रखना आसान है, और इधर वाले ऑलरेडी अपने को याद है, यहाँ वाले जो कोपेन के AW में पढ़े थे वो हैं यहाँ। बाकी बचा हुआ राजस्थान, ये तीन ये याद रखने के बाद जो भी जिला राजस्थान का बच गया वो सारे किस में है, DAW में। क्लाइमेट का नाम ई वाली का क्या रहता है, ए का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको, शुष्क या एरिड, तो इसको हम बोलते हैं एरिड टाइप क्लाइमेट। डी को क्या बोला था, सेमेरिड या अर्ध शुष्क तुल्य जलवायु, इसमें ये सब। सी को क्या बोला था, उपाद्र या सब ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ये ऐसे हैं शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र। तो लगभग डेजर्ट से हम हाड़ौती की ओर आ रहे हैं, वर्षा बढ़ती जा रही है। शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र। ऊपर वाला जो है वो दोनों के टच में है, एरिड और सेमेरिड, तो दोनों मिला के बोलने उसमें, एरिड सेमेरिड टाइप क्लाइमेट, शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु। तो अपने सिर्फ ये 4 लेटर और कहाँ कहाँ पे ये इंडिकेट कर दीजिए। अब इसमें एक तो इनकी क्लाइमेट, क्लाइमेट पहले शब्द से बता दी जाएगी इसमें। इसमें सिर्फ ये लिखा जाता है एरिड, एरिड डेजर्ट टाइप क्लाइमेट। इसमें लिखा जाता है सामने वाले में सेमेरिड टाइप क्लाइमेट। इसमें लिखा जाता है सब ह्यूमिड। ऊपर वाले में ये दोनों मिला के लिखेंगे। एरिया लगभग आपको डायग्राम देखने से ही आइडिया लग रहा है, बाकी डिटेल में लिखेंगे। तो इसमें अल्फाबेटिक सीक्वेंस कौन, पहला पहला सी, अल्फाबेटिक सीक्वेंस में फिर डी और डी, और लास्ट में किसको लेंगे, ए को। तो डायग्राम बनाने के बाद में फर्स्ट लिखिएगा सी, ए अपोस्ट्रोफ और स्मॉल डब्ल्यू। तो सी का मीनिंग क्या होता है, सब ह्यूमिड उपाद्र। तो इसमें लिखिएगा यहाँ उपाद्र तुल्य जलवायु पाई जाती है। सब ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट इज फाउंड हियर, सब ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट इज फाउंड हियर, यहाँ उपाद्र तुल्य जलवायु पाई जाती है। एरिया कौन सा है, जो कोपेन में वागड़ और हाड़ौती वाला है वो है लगभग। तो कोपेन में वागड़ में कौन कौन शामिल थे वो लिख दो, माही बेसिन वाले बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। फिर हाड़ौती में सदन कोटा, बारा, झालावाड़ एंड आंशिक चित्तौड़गढ़। तो वागड़ में वही है, माही बेसिन वाले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। हाड़ौती में सदन कोटा, दक्षिणी कोटा, बारा, झालावाड़ एवं आंशिक चित्तौड़। इसके बाद में नेक्स्ट सी के बाद में कौन सा है, इनमें सिर्फ 2 ही डिटेल लिखने, क्लाइमेट और उसका एक्सटेंशन विस्तार। सी के बाद में नेक्स्ट डी, DAW। तो डी का मीनिंग क्या लेते हैं अपन, सेमेरिड। सी का मीनिंग था उपाद्र और इसका मीनिंग है अर्ध शुष्क। क्लाइमेट या जलवायु,
इसमें लिखिएगा सेमेरी टाइप क्लाइमेट इज फाउंड हियर। यहाँ अर्ध शुष्क तुल्य जलवायु पाई जाती है। यहाँ अर्ध शुष्क तुल्य, जिसको कोपेन ने स्टेपी भी बोला था, यहाँ स्टेपी नहीं लिखना है। यहाँ अर्ध शुष्क तुल्य जलवायु पाई जाती है। सेमेरी टाइप क्लाइमेट इज फाउंड हियर। कोपेन में सबसे बड़ा एरिया कौन सा था उनका? सेमेरिडी था ना, BSSW। थॉर्नथवेट के अंदर भी सबसे बड़ा यही है, DAW। मीनिंग दोनों का एक ही है, साइन अलग अलग है। उनका साइन था BSSW और इनका है DAW। तो इसमें एक तो CWG वाले सारे जिले लिख दो। कोपेन में CWG लिखा था ना अपन ने, कोपेन में CWG लिखा था, उसमें थे ABCD, अगेन ABBCD, RSSTU एंड स्टेट कैपिटल जयपुर। तो एक तो वो लिखो सारे CWG वाले डिस्ट्रिक्ट। तो इसका जो विस्तार है DAW का, ABCD, अगेन ABBCD, RSSTU, तो ABCD स्टार्टिंग का मीनिंग है मत्स्य यूनियन अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर के बाद में अगेन ABCD में अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, दौसा। अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, दौसा। RSSTU, आर का मीनिंग राजसमंद, S सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, जयपुर। जयपुर को भी लास्ट वालों के साथ इसमें ऐड कर देना, जयपुर। फिर कुछ जिले और बच गए जो राजस्थान के ना तो आगे वाले क्लाइमेट जोन में आएंगे किसी में, ना तो इसमें आ रहे और ना ही इसमें आ रहे। तो वो जिले इधर से बच गए। एक तो जालोर, जालोर के ऊपर पाली, फिर पूर्वी जोधपुर, फिर नागौर, फिर सीकर, फिर झुंझुनू। यानी जो मुख्यतः अरावली के जस्ट पश्चिम वाला जो हिस्सा है, जिसको जनरली अपन क्या बोलते हैं, बांगड़। बांगड़ के कुछ जिले बच गए, उनके नाम लिखो। लास्ट वाले में लिखो जालोर। पेन बंद करवाना है, बंद की। तो इसमें जालोर, जालोर के ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पर पाली, बाद में पूर्वी जोधपुर, ईस्टर्न जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। सीकर, झुंझुनू, चूरू ऊपर वाले में रहेगा बीकानेर के साथ। सिरोही तो काउंट हो चुका ना ऑलरेडी। तो यहाँ जालोर, जालोर फिर किसके टच में है? पाली, पाली फिर ईस्टर्न जोधपुर, फिर जोधपुर किसके टच में है? नागौर, नागौर किसके टच में है? झुंझुनू। हालांकि झुंझुनू के नहीं है, सीकर, सीकर झुंझुनू। नागौर सीकर के, और सीकर आगे किसके है? झुंझुनू। इस तरीके से। तो इसमें एक तो बांगड़ एरिया आ गया अपना, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, और एक ईस्टर्न जोधपुर एंड जालोर। अब इसमें लास्ट में नोट में लिखिएगा, थॉर्नथवेट के अनुसार DAW सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। अकॉर्डिंग टू थॉर्नथवेट, DAW, ए के ऊपर अपोस्ट्रोफ लगाना है इसमें, DAW is the largest climate zone of Rajasthan. According to Thornthwaite, DAW is the largest climate zone of Rajasthan. थॉर्नथवेट के अनुसार DAW सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश।
तो इनका सबसे बड़ा जो है वो भी अर्ध शुष्क है, कोपेन में भी अर्ध शुष्क था, लेकिन वहां था BSSW साइन, और इसमें साइन थोड़ा अलग है। वेट के अनुसार DAW, ए के ऊपर अपोस्ट्रोफ लगाना है, DAW सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। अकॉर्डिंग टू थॉर्नवेट, DAW इज द लार्जेस्ट क्लाइमेट जोन, इज द लार्जेस्ट क्लाइमेट जोन ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लिए सबसे बड़ा एरिया। अब डी के बाद में डी में एक और बचा हुआ है। डी में ए तो कंप्लीट हो गया, डी में क्या बचा हुआ है? बी। तो नेक्स्ट हेडिंग, डी, बी अपोस्ट्रोफ और डब्ल्यू। तो इसमें क्लाइमेट एरिड और सेमी एरिड दोनों को मिला के लिखते हैं। इसमें लिखेगा, यहाँ शुष्क अर्ध शुष्क तुल्य जलवायु पाई जाती है। यहाँ शुष्क अर्ध शुष्क तुल्य जलवायु पाई जाती है। ये दोनों के टच में, एरिड और सेमी एरिड। एरिड सेमी एरिड टाइप क्लाइमेट इज फाउंड हियर। यहाँ शुष्क अर्ध शुष्क तुल्य जलवायु पाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट इसमें इजी है कि कौन से एरिया में एक्सटेंट है। तो दिस क्लाइमेट जोन इज एक्सटेंट इन बीकानेर डिवीजन, बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग क्या के ब्रैकेट में जिलों के नाम लिख सकते हो। ये पुराने वाले संभाग का मीनिंग लिख रहे हैं अपन, बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। विस्तार में लिख दीजिए बीकानेर, चूरू, फिर इनके ऊपर वाले जिले जी और एच, यानी श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। फिर लास्ट में बसता है EAT। ये इसमें डी का मीनिंग है, ये लिख दो, ड्राई इन ऑल सीजन या स्केर्सिटी ऑफ रेनफॉल इन ऑल सीजन। प्रत्येक ऋतु में कम वर्षा या न्यूनतम वर्षा। तो जो राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाले एरिया उनको हम क्या लिखेंगे? एरिड। एरिड डेजर्ट टाइप क्लाइमेट। तो यहाँ स्मॉल जो डी लगा हुआ है, बाकी तो सब सारी शब्दों का मीनिंग आ गया था। स्मॉल डब्ल्यू ऑलरेडी अपना कॉपन में पहले कवर किया हुआ है, विंटर ड्राई। तो स्मॉल डी ऐसा नया लेटर है इसमें। बाकी इनके मीनिंग आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे। ये तो वर्षा वाली शब्दावली में था, तो जो रेनफॉल वाली वोकेब या अल्फाबेट आपको बताए उनमें, और ए वाला है ये टेम्परेचर वाले अल्फाबेटिक मीनिंग में था। तो यहाँ क्लाइमेट या जलवायु रहेगी एरिड डेजर्ट टाइप क्लाइमेट। एरिड डेजर्ट टाइप क्लाइमेट इज फाउंड हियर। यहाँ शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो शुष्क मरुस्थल को कोपेन ने कहा था BW,
HW, इन्होंने ई से इंडिकेट किया, ई ए पोस्टोप एन स्मॉल डी। यहाँ शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु पाई जाती है। फिर विस्तार या एक्सटेंशन डिस्ट्रिक्ट वाले में लिखे, विस्तार में एक तो एरिया रहेगा इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, वेस्टर्न जोधपुर एंड साउथ वेस्ट बीकानेर, दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर, विस्तार में लिखो जैसलमेर, बाड़मेर, वेस्टर्न जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर एंड साउथ ईस्ट बीकानेर, एवं दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर, यानी जो जैसलमेर के टच वाला बीकानेर है वो वेस्टर्न जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर एवं दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर। तो हम बीकानेर को, जो कि जैसलमेर के जस्ट ऊपर की ओर, बीकानेर को अगर हम डिवाइड करें तो जैसलमेर की तरफ बीकानेर का कौन सा पार्ट रहेगा, साउथ वेस्ट, तो ये साउथ वेस्ट बीकानेर, दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर। थॉर्नथवेट क्लासिफिकेशन देखो कम पढ़ाया जाता है, अपनी बुक्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में नहीं है, क्वेश्चन कम आते हैं। लेकिन आजकल अधीनस्थ बोर्ड ने अपने एग्जाम्स में ज़्यादा थॉर्नथवेट को पूछना स्टार्ट कर दिया। इनको ये लगता है कि कोपेन छोटा सा है और वो शब्द रट रट के आ गए सब आजकल, तो इन्होंने आजकल नया ट्रेंड थॉर्नथवेट से स्टार्ट किया है। बाकी एग्जाम में ज़्यादा कोपेन आज तक अधिक पूछा गया है, लेकिन अब नया ट्रेंड आजकल थॉर्नथवेट का है। तो आने को क्वेश्चन हो सकता है पुराने ट्रेंड कोपेन पे आ जाए, हो सकता है कि थॉर्नथवेट पे आ जाए। लगभग ये तय है कि ट्रिवार्था से क्वेश्चन नाक के बराबर आते हैं, अब आगे भी आने की पॉसिबिलिटी कम है। तो ट्रिवार्था में आंसर लगभग वैसे ही होते हैं जैसे कि कोपेन में होते हैं, सिर्फ लेटर्स का मीनिंग देखना है कि ए है वो तो एज इट इज वैसा है जैसे कोपेन में है। बी, दोनों बी और एक लास्ट सी, उनमें लास्ट वाले लेटर हटाने हैं, और लास्ट में सी की जगह आगे एक शब्द और ऐड, स्मॉल ए लेटर, तो वो कोपेन ही क्या बन जाएगा, फिर ट्रिवार्था। अब इसमें थॉर्नथवेट में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं ये देखिएगा। एक तो इनके वर्गीकरण में सी डी दो हैं और एक ई, एक तो सब में ए है तो रिपीट नहीं होगा, डी में ए आ गया तो वापस ए नहीं आएगा, ए में ए, तो एक तो ए है इनमें, जिसमें ए आ गया उसमें दूसरा बी है। बाकी इनमें सब में विंटर ड्राई है, लास्ट वाले को छोड़कर इसमें ड्राई इन ऑल सीजन, प्रत्येक ऋतु में सूखा है। बांसवाड़ा और झालावाड़, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नेक्स्ट है बीकानेर, चूरू। ये आगे इस साइड वाले जो है ये क्वेश्चन के पार्ट मानिएगा एक बार के लिए। CAW प्रकार की जलवायु थॉर्नथवेट के अनुसार राजस्थान में किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो थॉर्नथवेट के अकॉर्डिंग उनका जो सी है वो अधिकतम वर्षा वाला है, और राजस्थान के इन अधिक वर्षा वाले एरिया में कौन से आते हैं, बांसवाड़ा और झालावाड़, ये आंसर। क्वेश्चन अगर ये है DAW, तो DAW उसके जस्ट ऊपर वाला है, क्योंकि राजस्थान के ऊपर बीकानेर की ओर वाले में तो बी आता है, तो यह है राजस्थान का मध्य से और ईस्ट वाला पार्ट, या जो राजस्थान का अधिकांश सबसे बड़ा एरिया है। तो इसमें कौन सा है, अलवर और भरतपुर, ये आंसर। राजस्थान के अंदर EAD प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो ई वाली है एरिड डेजर्ट में, जैसलमेर और बाड़मेर। और राजस्थान में DBW यानी उत्तर वाले जिले कौन है, बीकानेर, चूरू या गंगानगर, हनुमानगढ़, उनमें आंसर रहेगा डी के साथ बी, बीकानेर संभाग वाला पार्ट इसमें। तो इसका मीनिंग है ये और भी इजी है एग्जाम में। इसमें एक तरीका ये भी था एक बार पूछने का, हालांकि सब्जेक्ट में पूछा गया था, सब्जेक्ट का क्वेश्चन था लेकिन काफी इजी था, अगर थॉर्नथवेट पढ़ा है तो समस्या नहीं आती इसमें।
ये वाला पार्ट ये हाईलाइट किया हुआ था कि निम्नलिखित मानचित्र में मैप में हाईलाइट किया गया पार्ट थोंथवेट के किस क्लाइमेट को इंडिकेट करता है। तो थोंथवेट जो राजस्थान में तीन ही बताते हैं, सी, डी और ई। ई का मीनिंग होता है एरिड, तो इसमें ई रहेगी। और ई वाले ऑप्शन चारों में एक ही दे रखा था, ई ए डी। यहाँ गड़बड़ कर सकता है एग्जामिनर, एक हो सकता है ई ए डब्ल्यू दे और एक ई ए डी दे। तो इसमें यह ध्यान रखना कि डी सिर्फ एक ही जगह यूज हुआ है। ड्राई इन ऑल सीजन जहां पर है, हर ऋतु अगर सूखी है तो इसका मीनिंग वो डेजर्ट एरिया है। तो पश्चिमी राजस्थान डेजर्ट में यूज किया है स्मॉल डी। बाकी सब में वर्षा मानी है लेकिन विंटर ड्राई मानी है, तो बाकियों में विंटर ड्राई है, इसमें हर सीजन ड्राई है। तो इस तरीके से मैपिंग वाला कोई भी एक पोर्शन हाईलाइट करके दिया जा सकता है। जैसे कोपेन के वर्गीकरण में भी ऐसा कोई पार्ट, जैसे ये अरावली वाला पार्ट और इसके पूर्व में जो मैदानी भाग है इसको हाईलाइट कर दिया कि छायांकित भाग या ड्रॉ किया गया पार्ट कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु है। तो ये उनका मैदानी भाग है, मैदानी भाग CWG। तो इस तरह एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या कोपेन के वर्गीकरण में AW क्लाइमेट जोन थोंथवेट के वर्गीकरण में किस शब्दावली से इंडिकेट, यानी इनके जो अल्फाबेटिक लेटर AW है उसको थोंथवेट का कौन सा इंडिकेट करेगा, तो उनका C, ए अपोस्ट्रोफ और जहां विंटर ड्राई, इसके अकॉर्डिंग AW से पहले C और अपोस्ट्रोफ के साथ आएगा। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल की जलवायु थोंथवेट के अनुसार EAD, थोंथ और कोपेन के अनुसार वो किस कैटेगरी में होगी। या थोंथवेट की ए अपोस्ट्रोफ और डी कोपेन के अनुसार किस प्रकार की होगी, वहां होगी BWHW। तो BW का मीनिंग वही है, वो एरिड डेजर्ट वाला पार्ट। तो ये व्यक्तिगत वर्गीकरण लगभग मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। बाकी ये समझ में तब आएंगे जब इनको एक बार पढ़ के पुराने क्वेश्चन पेपर आप निकालोगे उसके बाद, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसी से आना है कि हाँ हमें वर्गीकरण याद हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ 2 या 3 बार रिपीट करना, क्योंकि इसमें मेन है इन अल्फाबेटिक लेटर जो हैं शब्द हैं इनके मीनिंग। अब इनमें ये भी चैलेंज नहीं करना है सर कोपेन ने ए को ट्रॉपिकल कहा था और थोंथवेट ने ए को आके अति आदर कहा, क्यों। तो कोपेन का सोचना है और थोंथवेट अपना थोंथवेट जाने। कल आप अपना वर्गीकरण दे दोगे कि ए का मीनिंग डेजर्ट है, तो वो आपके अकॉर्डिंग। तो इसका मीनिंग इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होते हैं कि कौन व्यक्ति किस शब्द का मीनिंग क्या निकालना चाहिए। तो इसका मीनिंग एक कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि ए का मीनिंग तो एप्पल भी होता है। मीनिंग यह है कि हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग यहाँ लेटर्स का मीनिंग अलग अलग है। तो थोंथवेट वाला वर्गीकरण कंप्लीट होने के बाद उसमें एक लाइन अपने को लिखनी है कि व्यक्तिगत वर्गीकरणों में सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण थोंथवेट का है। यानी अभी तक जो इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन अपन ने 3 पढ़े हैं, कोपेन, ट्रिवार्था और थोंथवेट, उन तीनों में सर्वाधिक मान्य कौन है, थॉर्नवेट या थोंथवेट। तो लास्ट वाली लाइन में लिखेगा थॉर्नवेट्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन is more authentic than other individual climate classification. थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण अन्य व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरणों की तुलना में अधिक मान्य है। Thornthwaite's climate classification is more authentic than other individual climate classification. थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण अन्य व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में अधिक मान्य है, या अन्य व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरणों की तुलना में अधिक मान्य। तो इन्होंने जो में उपाद्र है उसको उपाद्र ही माना है। तो उन्होंने इसको एरिया के अकॉर्डिंग, वो जैसे अपने अकॉर्डिंग तो हाड़ौती अपने लिए, राजस्थान के अकॉर्डिंग तो अति आदर है हमारे लिए तो अधिकतम वर्षा है। लेकिन थोंथवेट ने जितनी भी है वो वास्तव में जैसे है वैसे की वैसे मानी।
इसका मीनिंग है कि इनका जो वर्गीकरण है वो ज्यादा ऑथेंटिक है, ज्यादा मान्यता प्राप्त है। तो अगर ऐसा जनरली क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किस व्यक्ति का है, थॉर्नवेट का। लेकिन फेम या अपने जो टेक्स्ट बुक है उनमें ज्यादा कोपेन को जगह ज्यादा दी गई है, क्योंकि कोपेन स्टार्टिंग था और इजी था, इस कारण उसको पहले लिया गया। लेकिन थॉर्नवेट को जैसे जैसे एक दो बार आप पढ़ लोगे तो उसके बाद सबसे इजी थॉर्नवेट लगेगा आपको, कि थॉर्नवेट के जो सी, डी और ई है उनमें आगे दो ही शब्द यूज होते हैं, एक तो ए अपोस्ट्रोफ होता है लगभग, एक में बी अपोस्ट्रोफ आएगा। बाकी सब में विंटर ड्राई है, लास्ट में एक डी आएगा, ड्राई इन ऑल सीजन। तो ये मीनिंग समझ में आ गया। अब इसके बाद में क्लाइमेट सीजन क्लासिफिकेशन, जलवायु ऋतुओं का वर्गीकरण, चैप्टर का लगभग लास्ट पार्ट है। ए पॉइंट, तो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन तो आपके हो चुके हैं, लेकिन क्लाइमेट में सीजन क्लासिफिकेशन है। तो अगला हेडिंग है क्लाइमेट सीजन क्लासिफिकेशन, जलवायु ऋतु वर्गीकरण। ये देखो, कभी कभार आपके किसी सब्जेक्ट की क्लास जो दी जाती है ना, वो आपकी धैर्य की परीक्षा होती है। तो मीनिंग यह है कि आप किसी सब्जेक्ट को या फिर अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है उस चीज को आप कितनी देर पढ़ सकते हो। मेंस वालों का शेड्यूल देखा करो आप लोग कई बार। मेंस वालों का जैसे हिंदी 6 घंटे लग रही है तो 6 घंटे हिंदी है, 8 घंटे इथिक्स लग रही है तो इथिक्स है। मीनिंग है कि वहां सिर्फ पढ़ के जाते हैं वो, फिर आगे जाके वो 2-3 बार रिपीट करते हैं तो उनको पता लगता है कि हाँ क्लास में ये बात है। क्योंकि 8 घंटे बाद मेरा मेरा मानना भी यही है कि 2 घंटे बाद में ज्योग्राफी ऊपर से जा रही होती है, जिनका इंटरेस्ट नहीं होता उनके, है ना। बाकी सबके तो नहीं जाती है, जिनका सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट है, जिनको कई बार हर सब्जेक्ट में हर व्यक्ति का अलग है। भाई कईयों को लगता है कि ये 10 घंटे चलता रहे ये सब्जेक्ट, तो इसका मीनिंग है कि उनके माइंड के अंदर वो मास्टर सब्जेक्ट है उनका। और स्टूडेंट का सबसे सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। कंफर्ट जोन हम उसी को ही पढ़ना चाहते हैं जो हमें आता है। हम 5 बार पढ़ चुके होते हैं लेकिन छठी बार उसी सब्जेक्ट को उठाएंगे जो हमें आता है। हम उसमें जाना ही नहीं चाहते जो हमें नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, इंग्लिश। इंग्लिश कईयों के लिए समस्या है, ऐसा नहीं है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों की तो ग्रामर और भी ज़्यादा जनरली खराब होती है। भाई फ्लो में कुछ भी लिख जाते हैं लेकिन ग्रामेटिकल मतलब अ, जो समस्याएं हैं वो हिंदी मीडियम वाले तो फिर भी रट के रखते हैं कि इसके बाद ये आएगा। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले उनके फ्लो में जो चलता है वो ठीक है, एक लाइन के तौर पे तो ठीक है, लेकिन वोकेब के तौर पे उनकी ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो प्रयास ये करें कि 4 घंटे लगे तो भी ये नहीं लगना चाहिए कि क्लास 4 घंटे। आगे टेस्ट भी है। नहीं, मैं तो एक सब्जेक्ट की क्लास की बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट ज्योग्राफी का ही है, तो मतलब 6 घंटे एक सब्जेक्ट हो गया है। तो क्या पता कोई इंपॉर्टेंट चीज इसी में आने वाली हो। तो क्लाइमेट सीजन क्लासिफिकेशन है, उसमें ऋतुएं कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की। चार ऋतु में एक तो हाईएस्ट टेम्परेचर वाली होती,
क्या नाम दिया जाता है? समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद में, गर्मियों के बाद में तुरंत वर्षा होती है जून से, जिसको हम कहते हैं रेनी सीजन। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बाद में एक सुहावना मौसम आता है अक्टूबर नवंबर, ऑटम सीजन। शरद ऋतु। और उसके बाद में कम तापमान वाली ऋतु आती है जिसको हम कहते हैं शीत ऋतु। विंटर सीजन या शीत ऋतु। हर एक ऋतु का अपना एक टाइम पीरियड, अपना एक टाइम या समय है। समय लगभग आपको ध्यान है, क्योंकि हर ऋतु को अपन फेस करते हैं। 12 महीने अपन यही तो देखते हैं, सीजन चेंज हो गया। तो समर सीजन यानी अत्यधिक गर्मियों वाला मौसम होता है लगभग मार्च से लेके और जून। जून में हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। तो जून में जब टेम्परेचर हाईएस्ट होते हैं तो वायुदाब क्या होगा? मिनिमम। क्योंकि जब ताप अधिक होता है तो वायुदाब क्या होता है? कम। तो उस समय अपने समुद्र की ओर से विंड फ्लो आना स्टार्ट होता है समर सीजन के लास्ट में। तो ओसेनिक पार्ट से जो विंड फ्लो आता है वो ह्यूमिडिटी को लेकर आता है, और किसको लेकर आएगा? वर्षा को, मानसून को लेकर आएगा। तो ये वाली जो ग्रीष्म ऋतु है इसका टाइम या समय होता है मार्च से जून, मार्च टू जून। फिर अपने वर्षा ऋतु का जो टाइम, मानसून का जो एंट्री टाइम माना गया वो 25 जून से माना गया है। तो इसका मतलब ये जून से लेकर लगभग 30 सितंबर तक मानसून का स्टे माना जाता है राजस्थान के अंदर। 30 सितंबर यानी सितंबर लगभग लास्ट निकल गए। शरद ऋतु स्टार्ट होती है हमारी अक्टूबर नवंबर। विंटर सीजन माना जाता है अपने दिसंबर से फेब तक। तो इनके नीचे इनके टाइम, और हर एक ऋतु की अपनी घटना होती है कि किस ऋतु में मुख्यतः कौन सी घटना है। तो इन ऋतुओं में होने वाली प्रमुख घटनाएं, इनके जो फिनोमिनाज हैं वो क्या हैं, इवेंट्स या घटनाएं क्या हैं। तो गर्मियों में तो एक गर्म हवा चलती है जिसको हम कहते हैं लू। एक आंधी होती है, जिनको सैंड स्टॉर्म। और एक धूल उड़ती है इस तरीके से बवंडर के रूप में घूमते हुए, इसको कहते हैं बबूल्या। सैंड साइक्लोन, धूल के चक्रवात। लोकल अपने इनको बबूल्या भी बोलते हैं। बबूल्या, बोतल्या, बूंगड़ा। हमारे शेखावाटी और बूंगड़ा बोलते हैं इसको। तो ये बगोड़े जो होते हैं उसको भभूल्या बोला गया ज्योग्राफी की लैंग्वेज में। तो अपने को पता है कि मुख्यतः जो हॉट विंड्स होती हैं, गर्म हवाएं जो होती हैं, लो है, ये मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु का पार्ट होता है समर सीजन का। और जब अपने टेम्परेचर बढ़ते हैं तो लो एयर प्रेशर होता है, तो पश्चिमी राजस्थान की ओर विंड फ्लो आता है पश्चिमी राजस्थान से, और वो मिट्टी को उठाते हुए लेकर आता है। और जब हवाओं के साथ मिट्टी आती है तो हम क्या बोलते हैं? आंधी आ गई, सैंड स्टॉर्म। और कई बार किसी लोकेलिटी या स्थान विशेष पर और हवाएं घूमने लग जाती हैं, क्योंकि किसी एक सेंटर पॉइंट पे टेम्परेचर हाई और एयर प्रेशर लो हो जाता है, और उसके चारों ओर का जो एरिया है उस पर अपोजिट कंडीशन होती है, यानी वहां एयर प्रेशर अधिक होता है। तो अब हवाएं बाहर से और केंद्र की ओर, यानी सरकमफेरेंस पार्ट से सेंट्रल पार्ट की ओर, परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती है। तो हवाओं का बाहर से और सेंटर की ओर चलना कहलाता है साइक्लोन। और सेंटर पार्ट में अगर एयर प्रेशर अधिक हो जाए तो हवाएं अंदर से बाहर की ओर चलेंगे, जिसको हम कहेंगे एंटी साइक्लोन। तो इसमें एंटी साइक्लोन नहीं, साइक्लोनिक कंडीशन होती है।
सेंटर में लो एयर प्रेशर एंड सरकमफेरेंस पार्ट पे हाई एयर प्रेशर। तो हवाएं बाहर से और कंटिन्यूस के अंदर की ओर आती हैं, तो इसको हम कहते हैं बबूल्या बोतल्या, जिसमें अंदर और बाहर का एयर प्रेशर जैसे ही इक्वल होता है तो वैसे ही बबूल्या समाप्त हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता, कई बार ऐसे बबूल्या उड़ना स्टार्ट होता है और ये देखते ही देखते गायब हो जाता है। और कई बार ये होता है गायब होने वाला होता है, अपने दादाजी या नाना जी वो जूता निकाल कर इसकी तरफ यूं करते हैं और बाद में कहते हैं देखा। तो ये जूते से गायब नहीं होता, ये अंदर और बाहर के एयर प्रेशर है उसके कारण ये समाप्त होता है, वो इक्वल होते ही। और कई बार है जो जनरली ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रेंड बना के रखते हैं कि आगे चौराया है, चौराया आने के ऊपर ये समाप्त हो जाता है। और कई बार बबूलिया चलते चलते चौराहे से पहले ही समाप्त हो गया, बूढ़े कहते हैं पहले चौराहे इधर ही था। तो इसका मीनिंग किसी न किसी तरीके से उनको अपनी बात को सही साबित करना है। तो इसमें एयर प्रेशर वायुदाब का फर्क होता है, सेंटर में लो एयर प्रेशर और आउटर या सरकमफेरेंस पार्ट में हाई एयर प्रेशर। जब लिखेंगे इनके मीनिंग तब इसका मीनिंग बताएंगे। जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु की मुख्य घटना है मानसून। फिर है शरद ऋतु, जिसमें मानसून का लौटना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मानसून प्रत्यावर्तन या मानसून निवर्तन। रिट्रेटिंग ऑफ मानसून। मानसून के लौटने के दौरान अपने यहाँ टेम्परेचर बढ़ते हैं कार्तिक मास में, अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो टेम्परेचर बढ़ते हैं उसको हम कहते हैं कार्तिक हीट, यानी कार्तिक की गर्मी, कार्तिक या अक्टूबर हीट। कार्तिक या अक्टूबर हीट। विंटर सीजन में जो मुख्य घटना है सर्दियों में, वो एक तो अपने वर्षा आती है सर्दियों में जिसको हम कहते हैं मावट। एक हिमालय की ओर से ठंडी हवाएं आती हैं जिनको हम कहते हैं शीतलहर, कोल्ड वेव्स। तो ये प्रमुख जो ऋतुएं हैं, इनके नीचे इनके टाइम पीरियड जो लगभग आपको आइडिया है। अब इनके मेन इवेंट्स या फिनोमिनास कौन से हैं, घटनाएं कौन कौन से हैं। तो गर्मियों में तो होती है लू, आंधी, बबूल्या। लू, सैंड स्टॉर्म एंड सैंड साइक्लोन। वर्षा ऋतु की मुख्य घटना होती है मानसून। वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु में मानसून का लौटना होता है, मानसून निवर्तन, या बाकी मीनिंग हिंदी में वो बाद में लिखवाएंगे, निवर्तन, प्रत्यावर्तन या लौटना। तो रिट्रेटिंग ऑफ मानसून, मानसून लौटता है उस टाइम एक बार के लिए टेम्परेचर वापस बढ़ता है, उस घटना को हम कहते हैं कार्तिक हीट, क्योंकि ये दीपावली के आसपास होता है। जो अपने श्राद्ध वाला जो टाइम पीरियड चल रहा होता है ना, उस टाइम श्राद्ध वाले टाइम पीरियड या नवरात्रा के टाइम पीरियड के आसपास की घटना है 1 से 2 वीक तक, उसको हम कहते हैं कार्तिक या अक्टूबर हीट। और लास्ट में शीत ऋतु की घटना होती है मावठ और शीतलहर। तो इनके डेफिनेशन और इनके मीनिंग है वो अपन नेक्स्ट कल की क्लास में करेंगे। हेलो भैया, जो भी बैग लेके आए देख लेना बाहर आते ही।